और कृषि के संकट के बारे में बात करेंगे। और खास बात हम करेंगे जिसको हम प्राकृतिक कृषि बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें जितना खेती से आता है, हमारी जो जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, उतना भी नहीं इसमें दिया जाता। उसमें हम जितना भी रोल प्ले करते हैं देश में, हमारा जितना भी योगदान हमारी खेती पैसे के रूप में डालती है, जो हम घर में खाते हैं पीते हैं वो एक अलग चीज है, जो मार्केट को देते हैं हम, उसका भी हिस्सा हमारे को उतना भी नहीं मिलता। जबकि आम रूप में ये कहा जाता है कि 60 से 65% लोग हैं जो वो हमारे मुल्क के खेती पे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, कि उनके जीवन का आधार और उनके जीवन के चलने का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है, खेती बाड़ी है। तो आम रूप में तो डेमोक्रेसी में एक बात ये आती है कि अगर जरा खेती करने वालों की संख्या 60% है, 65% है, तो बजट में भी तो उनका हिस्सा उनकी वोट के हिसाब से ही आना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा है कि आपकी सरकार का जहां की का ये 6% ही बनता है टोटल, और उन्होंने 60 वाली यार हमारी जीरो ही काट दी है, 6% में ले आए हमें। क्यों जे बजट सरकार अपनी पॉलिसी में खेती पे और स्वास्थ्य पे और एजुकेशन पे, ये तीन एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंटों का बजट आए वो लगातार कम हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये कम? क्योंकि ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर खेती को लोग छोड़ दें और खेती को हम कंपनियों के हवाले कर दें, क्योंकि कारपोरेट की जितनी भी सरकारें हैं, कई बार हम बोलते हैं ये भारत की सरकार है, या कई बार बोलते हैं ये हमारी सरकार है। या ना ये सरकार भारत की है, ना ये सरकार हमारी है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, ये सरकार कारपोरेट की ही है। और इसलिए ये कारपोरेट के लिए ही, उसके फायदे के लिए ही नीति पॉलिसी बनाती है, हमारे फायदे के लिए ये नीति पॉलिसी नहीं बनाती। इसलिए इनको ये लगता है कि खेती को इतना घाटे में ले जाओ कि लोग अपने आप कह दें कि हमने खेती को छोड़ा, और उससे फिर वो लोग आए जो वो गांव से उठे और गांव से उठ के शहर की ओर प्लान करें और वहां उनको सस्ती लेबर मिले। मतलब अब लेबर वहां एक काम नहीं है शहरों में कि वो आपने फैक्ट्री में काम ही करना है। अब शहरों में उन्होंने बहुत काम दे दिए हैं, उनको झाड़ू पोछा करने वाले लोग भी चाहिए, उनको टॉयलेट साफ करने वाले लोग भी चाहिए, उनको कपड़े धोने वाले लोग भी चाहिए, उनको उनकी रोटी सब्जी बनाने वाले लोग भी चाहिए। ये भी लेबर शहर वालों को चाहिए, और वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि गांव वाले आए, ये हमारा सारा काम वो करे। वो सिर्फ सुपरविजन करेंगे कि ऐसे पोछा लगाओ, ऐसे जहां ये डालो, ऐसे वो करो, ऐसे वो करो। इसलिए अब हमारे सामने एक विकल्प है कुदरती खेती का, प्राकृतिक खेती का। और इसके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार बात तो ठीक है कि अगर प्राकृतिक खेती होएगी तो हमारा खाना शुद्ध होएगा, अगर हमारा खाना शुद्ध होएगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और उससे हम लंबी उम्र भी जी सकते हैं।
ये बात भी लोगों के मन में है। लेकिन हर फार्मर के मन में, हर किसान के मन में ये बात भी है कि यार बात तो ठीक है लेकिन ये आदर्श बात है, इससे हम अपना परिवार नहीं चला सकते, परिवार को हम पेट पर खिला नहीं सकते। अब ये इसको व्यवहार कैसे बनाया जा सकता है और खेती के बारे में हमारी धारणा क्या हो, ये बातें हमें क्लियर होनी जरूरी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खेती आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, आपका लालच नहीं पूरा कर सकती। खेती आपकी परिवार की सारी जरूरत पूरी कर सकती है। अगर आप कहो कि बढ़िया से बढ़िया गाड़ी भी आ जाए और पूरा ऐसो वाला हमारे एसी भी लगा हो, हमारे रेफ्रिजरेटर भी हो, ये भी हो, वो भी हो, ये काम खेती से नहीं होता और ना ही कभी खेती ने ऐसा काम किया है, ना ये इंदा करेगी। ये करेगी कि हमारे परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं ना, जिसको नीड बोलते हैं अंग्रेजी वाले, और दूसरा अंग्रेजी में ग्रीड बोलते हैं, लालच, कि लालच नहीं पूरा करेगी। ये जरूरत पूरा करने के आज भी लायक है, कल भी लायक रहेगी और ये आपका लालच पूरा करने की सिवाय ये आपकी जरूरत पूरी करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक खेती पहले हम सब करते ही थे, हमारे बाप दादे करते थे, लेकिन ये जो खेती का डिजाइन, जिस खेती को आज हम कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग रसायन वाली खेती कहते हैं, कुछ लोग यूरिया डीएपी वाली खेती का नाम भी देते हैं, कुछ लोग इसको कारपोरेट खेती का नाम भी देते हैं, कुछ लोग इसको मशीनी खेती का नाम भी देते हैं, जो मर्जी नाम लगाओ इसका। लेकिन इस खेती में और प्राकृतिक खेती में फर्क क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। जो प्राकृतिक खेती है वो खेती है जो कुदरत को अपने हिसाब से, हम कुदरत के हिसाब से, हम कुदरत को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो प्राकृतिक खेती है। जैसे आमतौर पे कहा नहीं जाता है कि किसान खेती करता है, लेकिन मिट्टी में जितने भी जीवाणु हैं, मिट्टी में जितने भी बैक्टीरिया हैं, दरअसल खेती वो करते हैं। वो बैक्टीरिया की काम करते हैं, वो मां का काम करते हैं। जैसे घर में गेहूं पड़ा है, घर में बाजरी पड़ी है, लेकिन बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, मनाराम जी बैठो ना आराम से, बच्चा रो रहा है, भूख लगी है बच्चे को, अगर मां घर में नहीं है तो सबको रसोई में है, बच्चा बिलकता रहेगा, रोता रहेगा, उसको किसी ने बना के कुछ नहीं देगा। मां का क्या रोल है? मां का रोल है कि वो उसको कोई ना कोई, जो भी सामान घर में पड़ा है, गेहूं पड़ा है, बाजरे का पड़ा है, अगर आटा पड़ा है तो आटे को कैसे बनाना है, अगर नहीं आटा तो उसका आटा कैसे बनाना है, वो बना के उसकी रोटी, उसका चूरमा, उसकी बाटी, जो भी बनाए, मां बना के बच्चे को देती है, फिर ही बच्चा आता है। इसलिए जितने भी हम जो फसल बीजते हैं, हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं, हम गेहूं लगाएं, हम बाजरी लगाएं, हम कुछ भी लगाएं, उसको जो उसके खाने के लायक जो बनाते हैं ना, वो बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरिया मां का काम करते हैं। जब बैक्टीरिया मां का काम करते हैं तो बैक्टीरिया उसको पोषण देते हैं और वो जो पौधा है वो बड़ा होता है और वो फिर जो भी उसके फल फूल आते हैं और वो फिर लास्ट में हमें अब हमारी खुराक का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब ये खेती आई, इसने क्या किया? इसने हमारा वो जो कुदरती प्राकृतिक सर्कल था, उस सर्कल को तोड़ा। उसी तरीके से जैसे कई बार क्या होता है, जब हमारे कोई बीमार हो जाता है तो उसको क्या देते हैं,
वो फिर उसको चढ़ाते हैं वो ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर क्या लगाते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं ताकि उसको एनर्जी मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाए। अब अगर तो वो बीमार जितने दिन बीमार रहता है उतने दिन ही ग्लूकोज चले, उतने दिन ही गोली टिक्की चले, और उसके बाद स्वस्थ होके वो खाना खाने लग जाए और खाना ही उसको स्वस्थ करे, फिर तो देखो वो स्वस्थ हो जाता है पक्के तौर पर। अगर वो क्या होता है कि पक्के तौर पे उसकी गोली टिक्की लग गई कि रोटी खाने से पहले खाने ही खाना दे कैप्सूल, वो ही चीज हमने धरती मां को कर दी, मिट्टी को कर दी कि कोई भी फसल बो पहले उसमें कितना यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, कितना पोटास देना है, कितना जिंक देना है, कितने मिनरल देने हैं, ये हमें तय करके बता दिए गए डुप्लीकेट। ये क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमने बीच से वो मां वाले जो बैक्टीरिया थे उस सर्कल को हमने खराब कर दिया। वैसे ये कहा जा रहा है साइंटिस्टों में कि कई सदियों तक भी जेडे मिनरल ने वो जमीन से खत्म नहीं होंगे, ना होंगे, क्योंकि मिनरल है। पौधा जो है, पौधे की खुराक क्या है, वो दो तरीके से खुराक बनाता है। एक उसकी खुराक है जो धूप से बढ़ती है, जो हवा से बढ़ती है, और वो पत्तों के जरिए बनाता है। और ये कहा जाता है कि 1 रुपये में से अगर हम हिसाब लगाए तो 95 पैसे पौधे की खुराक धूप से, हवा से, उनके पत्तों के जरिए, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं साइंस में, कि वो पत्तों से ही अपनी 95% खुराक बनाता है। 5% खुराक जो उसकी होती है वो मिट्टी से आती है। मिट्टी से क्या क्या आता है? वो एक पानी लेता है मिट्टी से, और पानी में घुले हुए मिनरल लेता है। आप कभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देखो कि मिनरल की आप गोली लेकर देखो, को कैप्सूल खरीदो मिनरल वाला जिसमें मल्टी मिनरल लिखा होगा, और उसमें आप उसकी कंपोजिशन देखो कि उसमें क्या क्या है। उसमें लिखा होगा आयरन 0.005, मतलब 0.005 कितना होगा? वो तो यार उसको तो तोलना ही मुश्किल है। हम जाट लोग तो उसका तोल ही नहीं समझ सकते, वो इतना कम है। वो इतना कम है कि आप नंगी आंख से उसको देख भी नहीं सकते। इसलिए ये जो बातें हैं वो क्या लेता है 5%। 5 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि यार ये ज्यादा कोई शायद गलत बात कर रहा है। 5 से भी कम लेता है वैसे कुल मिला के। और पानी और मिनरल, ये दो चीजें 5% के करीब पौधा लेगा मिट्टी से, बाकी बनाएगा बाहर से। पर मिट्टी से जो उसको बना के उसके खाने के लायक बनाता है वो ही एक कुदरती सिस्टम है, प्राकृतिक सर्कल है। उसमें जो बैक्टीरिया है और उसमें जो एंजाइम है वो सारे उसमें ऑलरेडी पड़े हैं और वो देते हैं। तो प्राकृतिक खेती का पहला मूल मंत्र है जो वो यही है कि सबसे पहले हमें मिट्टी को अपने को ठीक करना है, अपनी जमीन को ठीक करना है, और उसका जो सर्कल हमने खराब कर दिया उस सर्कल को अगर हम रिवाइव कर लें, उसमें सुधार कर लें, उसको मुड़ उसी पोजीशन में ले आए, तो आपको कोई भी डीएपी, यूरिया वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती और पौधा स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात, एक लोग ये भी कहते हैं कि यार इसकी प्रोडक्शन कम होती है, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हम तरीके से करें और मेहनत से करें, हम केमिकल एग्रीकल्चर से, जो आज वाली एग्रीकल्चर है, इससे हम ज्यादा प्रोडक्शन इस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चे को पैदा करती है। कभी भी स्वस्थ मां कमजोर बच्चे को पैदा नहीं करती। ये तो हम
पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। ये तो हमारा मतलब इंसानी तजर्बा भी है, अपने पशु पालन का तजर्बा भी है कि जो हमारा पशु, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, मझ है, गऊ है, अगर वो स्वस्थ है तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होता है, अगर वो कमजोर है तो उसका बच्चा भी कमजोर होएगा। और इसी तरीके हमारी माएँ बहनें, अगर वो अनीमिया की शिकार है, उसमें पहले ही खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। इसलिए पहला मूल मंत्र है जो प्राकृतिक खेती का, वो यही है कि हम मिट्टी को कैसे हमारी को स्वस्थ बनाएं, और वो सर्कल को हम कैसे फिर सुधारें जो सर्कल हम उनके पीछे लग के खराब कर लिया, जिसको हमने डायरेक्ट देना शुरू कर दिया, जिसको हमने इंजेक्शन देने शुरू कर दिए, जिसको हमने बोतल में वो ग्लूकोज के जरिए जो खुराक देनी शुरू कर दी। अब अगर वो आप खुराक नहीं दोगे तो फिर आपके फसल नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना कि आप वाली तो प्राकृतिक खेती तो व्यवहारक नहीं है, ये खेती व्यवहारक है। अब आप ये करके देखो ना, डीएपी ना डालो, यूरिया ना डालो, कोई ना खा, इस इधरली उधरली चीज उसमें मत डालो मार्केट से लेकर, और फिर करके दिखाओ ना व्यवहार उसको। जो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती तो व्यवहारक है, पर ये खेती अब व्यवहारक नहीं रही। उसकी वजह ये है कि जो भी हम खेत में चीज डालते हैं मार्केट से लेकर, वो इतना महंगा हो गया है कि अब हमारे को वो बारह नहीं खाता। अब डीएपी का रेट देखो, यूरिया का रेट देखो, पोटास का रेट देखो, जितने भी ये हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं इनका रेट देखो, और पेस्टिसाइड का, बीडीसाइड का रेट तो देखो ना कितना है, और डीजल का, ट्रैक्टर का, इस ट्रैक्टर की एक ट्राली की देख लो ना, ट्राली कितने में बनती है। मतलब ट्रैक्टर के सारे हम इंस्ट्रूमेंट बनाने हो तो कितने के बनते हैं वो, और वो सारे का ब्याज जोड़ के जितना कैपिटल उसमें लगाओगे, पर फिर कट के देखो ना, जैसे इन्होंने बताया अभी कि इतना है इतना है, और वो निकाल के देखो, आप माइनस में चले जाओगे। और यही कारण है कि लोग माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जाने का मतलब है कि लोग कर्ज के थल्ले नीचे दब रहे हैं। जैसे पंजाब की खेती को आप कह रहे हो बड़ी उन्नत खेती है, लेकिन पंजाब का दूसरा पासा भी देखो ना, कि इंडिया में अगर सबसे बद लोन ना किसी फार्मर पे, वो सबसे ज्यादा पंजाब के फार्मर पे लोन है कर्जा। और वो अगर इतनी बढ़िया खेती हो तो पंजाब का फार्मर है वो क्यों कर्ज के डूब में खुदकुशी करे? उसको तो खुदकुशी करनी नहीं चाहिए। इसलिए हम अपनी मिट्टी को, अब उसी बात पे आए कि मिट्टी को कैसे हम अपनी को ठीक करें जो हमने खराब कर ली। उसके लिए देखो एक तरीका ये है कि जिनके पास समतल जमीन है, जो पद्धर खेती समतल जमीन में खेती करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सौखा तरीका ये है कि पहली बात तो ये है कि चाहे आप पद्धर जमीन में खेती करो, चाहे आप पहाड़ी जमीन में खेती करो, एक तो हमें जमीन को के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको उल्ट पुल्ट नहीं करना, उसमें हल नहीं चलाना। अगर आप मिट्टी में हल चलाओगे, उसको ऊंचे नीचे करोगे, उसको खलत मलत करोगे, तो जो भी कुदरती सिस्टम है उसका वो खराब हो जाएगा। और हमारे को ये नारा दिया गया कि दब के बा और रज के खा। पंजाबी में ये कहते हैं, आपको इसकी समझ आएगी नहीं आएगी मैं कह नहीं सकता, कि जितनी जमीन को आप कल्टीवेट करोगे, खोदोगे, उतनी आपको ज्यादा फसल आएगी। ये फार्मूला आज की साइंस ने गलत साबित कर दिया कि मिट्टी को छेड़ना नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपने जो समतल खेती करने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले एक काम ये करना पड़ेगा कि हमारी जमीन में हमने ट्रैक्टर चला चला, मशीनरी चला चला के उसकी वाइब्रेशन से एक हमने मिट्टी में सख्त तय थल्ले नीचे बढ़ गई, मिट्टी पे कड़ बन गया, पक्की तय बन गई,
वो उसने ऊपरली मिट्टी का और हेठली मिट्टी का कनेक्शन तोड़ दिया। सबसे पहले हमें वो कनेक्शन बहाल करना होगा कि एक 2-2.5 फुट का सिंगल हड़ हमें चलाना पड़ेगा, और वो जो कड़ हमने नीचे फर्श लगा दिया मिट्टी के, वो फर्श तोड़ना सबसे पहले जरूरत है, ताकि पानी रिचार्ज होना शुरू होए मिट्टी में। और उसकी निशानी ये बनेगी कि जितना भी बारिश होगी आपके खेत का पानी आपके खेत में ही जज्ब होना चाहिए। अगर आपके खेत से पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आपका जेड़ा खेत है वो तंदुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरा काम ये करना है कि हमने बेड पे खेती करनी शुरू करनी है। जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, वो आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है, एक ऐसा ट्रैक्टर के पीछे, क्योंकि अब जरूरत ये है कि बड़े ट्रैक्टर नहीं चाहिए, छोटे ट्रैक्टर चाहिए। और वो 3 फुट का एक बेड बनाते हैं। 3 फुट का एक बेड बनाना है, एक बार ही बनाना है, बार बार नहीं बनाना। और उस पे आपने जो भी फसल लगानी है वो फसल लगा दो, और फिर आप जो भी आपके पास कोई पराल है, कोई टांडी है, उसको सारे बेड को ढक दो। उसको जिसको आप ढकना बोलते हैं, अंग्रेजी वाले उसको मल्चिंग बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो बता दो मेरे को, मैं वो कह दो। आच्छादन, उसको आच्छादन कर दो, उसका पत्तों से कर दो। अगर आप पहाड़ी एरिए में हो वहां से पत्ते उठाओ, उसको ढक दो, और पत्ते के अंदर से जब वो फसल बाहर आ जाएगी तो आपको उसके 2-3 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपका जो बेड है उसके पानी उड़ेगा नहीं गर्मी से, और दूसरा आपके बेड का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे वो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ेंगे जो पहले हमने खत्म कर दिए। और अगला ये है कि कोई भी अगर जो आपने क्रॉप जो फसल लगाई है, फसल को तो समझते हो ना आप, जो आपने जो भी फसल लगाई है वो फसल में कोई भी खरपतवार नहीं होगा अगर आपने उसका अच्छी तरह से उसको ढक दिया, अनशन कर दिया अपने बेड का। और फिर आपने फसल काटनी है और उस पर नई फसल लगा देनी है, उसको खोदना नहीं है। जैसे हम जिंदगी में आदमी के बारे में एक बार कहा जाता है, एक बार कहने जिंदगी में अपना आदमी आम गांव में एक बार मकान बनाता है, दूसरी बार नहीं बनता। इसलिए वो आपने उनका एक बार मकान बना दिया, अब उसको बार बार ढाके नहीं बनाना, और फिर उसमें यही काम करना है कि वो फसल काटनी है और नहीं बोनी है, और उसको फिर ढकना है, और पानी सिर्फ नाली में देना है, बेड पे ऊपर पानी नहीं चढ़ने देना। ये बात अगर हम करते हैं तो तीसरी फसल आपको इतनी शानदार आएगी, कोई आपको कोई इधर उधर की चीज बांध डालने की जरूरत नहीं, ना गोबर की खाद। हाँ, कई बार हम जीवामृत बना लेते हैं या कोई और चीज बना लेते हैं। एक बार आप जैसे हम जामन लगा के दूध को जमाते हैं ना, ऐसे जामन आप लगा सकते हो, एक बार बेड पे लगा दो, उसके बाद वो आ गया, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गए, और उसके बाद आपने उसको अनशन कर दिया और बैक्टीरिया अपने आप बढ़ेंगे। जितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे आपके बेड में, आपकी मिट्टी में, उतनी आपकी फसल है जो भी आपने लगाए, प्लांट लगाए, वो आपके प्लांट उतने ही हेल्दी होंगे। इसलिए अगर हम ऐसी खेती करें, और इसमें हमने 2 काम करने हैं। देखो, एक काम ये करना है कि हमारा लागत खर्चे कम हो। अगर हमारा जे हर बार ट्रैक्टर चलाने का जे वो का सारा खर्चा खत्म कर दे तो हमारा लागत खर्चा कम होएगा ना, बढ़ेगा तो नहीं, कम ही होएगा। दूसरा ये है कि हम जो फिर उसके बाद हम कटाई करेंगे उसकी, और वो जो दाने हैं वो अब ले लेंगे जो दूसरा उसका फसल का रहंद खूंदा, और उसको बेड पे फिर लगा के उसको फिर वो अपने आप डिकम्पोज भी होता रहेगा, उसकी खाद भी बनती रहेगी, और वो आपके बेड को पावर भी देता रहेगा, और ढक के आप 20% पानी से पूरी क्रॉप, पूरी फसल ले सकते हो। जितना आप पानी लगाते हो 20%।
कोई आपको फहारा सिस्टम की जरूरत नहीं इसमें, कोई आपको वो खरीदने की नोजलें खरीदने की जरूरत नहीं आपको इसमें। आपने सिर्फ पानी खाड़ी में देना है और वो बहुत जल्दी आ जाता है, कोई ज़्यादा उसमें काम नहीं है, और उसमें कोई आपको वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। और पानी आपने कब देना है, पानी कम से कम देना। देखो एक उल्टी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितना पानी दोगे फसल उतनी कम होएगी, जितना पानी कम दोगे फसल ज्यादा होएगी। पानी कब देना है, पानी देने का एक तरीका तो ये है, जो किसान है हमें पता चलता है कि मेरी क्रॉप पानी मांगती है या नहीं मांगती। आजकल हम क्या करते हैं कि हमारी जरूरत है पानी देना, पौधे की जरूरत नहीं है पानी देना। जब जितना हम कम पानी देंगे पौधे के रूट उतने ही नीचे इधर उधर पानी की भाड़ करते हैं, पानी की तलाश करते हैं पौधे के रूट्स। जितना कम पानी देंगे रूट्स उतने ज्यादा इधर उधर फैलेंगे, उसकी जड़ इतने उधर जाएगी ज्यादा। पानी कब देना है अगर किसी को नहीं पता तो उसका एक तरीका ये है कि मान लो ये बेड है, आपने उसमें मल्चिंग की हुई है, उस मल्चिंग को उठाओ, थोड़ी मिट्टी खोदो और उसकी पिन्नी बनाने की ट्राई करो। अगर मिट्टी में पिन्नी बन गई तो पानी की जरूरत नहीं है। अगर वो पिन्नी नहीं बन रही, मतलब वो सूखी है मिट्टी, तो पानी दे दो। मतलब आप 3 पानी से मतलब गेहूं की फसल ले सकते हो। इतनी गर्मी में आप 2-3 पानी से बाजरी की फसल ले सकते हो, और थोड़े पानी से आप मक्के की फसल भी ले सकते हो। एक बात ये है। दूसरी बात हमारा जो ध्यान है वो बीज पे होना चाहिए। आज दुनिया में आज तक सबसे बढ़िया बीज की जो विधि है वो सिलेक्शन विधि है। पुरानी और वर्तमान। पुरानी जो जैसे करते थे ना कि हमारे मतलब कपास लगाते थे पहले हमारे गांव में, तो कपास में जो बढ़िया प्लांट होता था, जो पौधा बढ़िया था, उस पे खम्बड़ी मान देते थे, निशानी लगा दी और उसको अलग से चुन लेते थे, फिर उसका बीज अगले साल बोते थे। एक कंपनियों ने, खास करके मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे दिमाग में एक नई बात और बांट दी कि हाइब्रिड बीज बीजो, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। और हाइब्रिड बीज अगर आप दोबारा बोओगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। मैं आपको एक एक्सपीरियंस ये बता देता हूं, मेरा तो है, आप करके देखना कि आप थोड़ा सा बीज हाइब्रिड लेना और उसको लगा लेना, और उसकी पैदावार, क्योंकि हमारे बीज पूरे बढ़िया नहीं है, उन्होंने थोड़ी रिसर्च करके बढ़िया बना लिए है, और वो लगा के देखो और उसमें सेलेक्ट करो अच्छे बीज। मतलब मक्के का बीज आपने हाइब्रिड लेकर, मतलब 2 या 4 बेड आपने मक्के के हाइब्रिड के लगा लिए, उसमें से आप अच्छे प्लांट सेलेक्ट करके जिनकी जो मतलब बूटा बोलते हैं ना, शायद जहाँ बूटा, हाँ हमारे छल्ली बोलते हैं, आप बूटा बोलते हो, तो जो भी बूटा आपका अच्छा लगता है, जिसमें दाने ज्यादा हैं और सुंदर हैं, उनको अलग सेलेक्ट करके वो बूटे अलग कट के रखो। नेक्स्ट साल बोओगे तो हाइब्रिड वाले से ज्यादा प्रोडक्शन आएगी। अगर नहीं आई तो मेरे को फोन जरूर कर देना, अगर आ गई तो मेरे को जरूर बता देना भी सरदार जी बात आपकी ठीक नहीं करी। राजस्थान में और ये बात कंपनियों ने क्या कर दिया, कंपनियों ने हमारे दिमाग में ये एक ऐसी बात डाल दी कि हर बार हम उन्हीं से बीज खरीदेंगे, और उन्होंने बीजों पे कब्जा कर लिया, और हम हर बीज को सिलेक्ट करके, मतलब हर बीज को चुनिंदा विधि से हम हर क्रॉप के बीज को अपना बीज बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये मत समझो कि पुराने बीज हैं जो उनकी पैदावार कम है, नहीं, उनकी पैदावार भी बढ़िया है अगर हम प्राकृतिक तरीके से उनको उगाएंगे। और दूसरी बात, ये बीज अगर जो ज्यादा पैदावार देने वाले बीज हैं और पुराने बीज, इनमें एक डिफरेंस ये है, एक फर्क ये है कि ये सिर्फ तोल में ज्यादा है,
कि इतने मन निकला, इतने मन निकला, लेकिन इनमें जो मतलब गुण है ना, गुणवत्ता है, वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी जरूर बढ़ गई है। और उसमें मैंने ये देखा है अपने खेत में कि जो हमारे जो आम लोग इसमें भी गेहूं बोते हैं, 8% से ज्यादा उनके गेहूं में प्रोटीन नहीं निकलता, और हमारे गेहूं में 14 से लेकर 18% प्रोटीन निकलता है। अब ये देखो यार, अगर आपको एक रोटी में ही उतनी एनर्जी मिल जाए, उतनी खुराक मिल जाए, फिर 3 रोटियां डाल के पेट को जरूर तकलीफ देनी है क्या? बात हम क्यों खुराक क्यों खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए, ताकि हमें ताकत मिले। अगर वो ताकतवर जो वो है अपना प्लांट मतलब अनाज है, वो आपको मिले, वो कम से भी काम चलता है। इसलिए इन्होंने मार्केट का फंडा ऐसा बना दिया कि प्रोडक्शन कितनी होगी। जब भी आप किसी से बात करोगे कि आप ऐसे करो, तो पहला सवाल ही उसका ये होगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और आपका जो खेती खर्चे हैं वो भी कम होंगे अगर इस तरीके की खेती हम करें। और प्राकृतिक खेती को हम व्यवहारिक बना सकते हैं। जो लोग आप खुद फिजिकल काम करते हैं, शरीर का काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा बना सकते हैं। आप एक एक गिट्ठ पे वो लगाओ लहसुन का बूटा, और एक एक गिट्ठ पे आप प्याज का लगाओ, और देखो प्रोडक्शन उनसे ज्यादा हुई। और उसकी मल्चिंग करो, बकायदा बेड पे लगाओ और प्रॉपर टाइम पे लगाओ, देख लेना। और उसकी कलियां इतनी इतनी मोटी होगी, और कोई आपको उसके गोडी करने के मतलब उससे वो खरपतवार निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मल्चिंग कर दी तो खरपतवार कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आप इसको सब्जियों में लगाओ, आप इसको अनाज में लगाओ, इसको दलहन में तलहन में किसी भी में लगाओ, और आप इसको फलदार बूटों में लगाओ। बस उसमें यही है कि फलदार बूटों में आपको बूटे और बूटे का जरा फर्क है, वो डिस्टेंस है, वो अलग अलग जो फल के जो बूटे हैं, पेड़ हैं, उनमें अलग अलग रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना कि लाइन टू लाइन की कितनी थोड़ी दूरी होए, और प्लांट तो प्लांट की थोड़ी कितनी दूरी होए, वो आपको तय करनी है कि कौन सा आपने फलदार रुख लगाना है। तो एक बात तो मैं यही करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता कि प्राकृतिक खेती का मतलब कुदरत के उस निजाम नू, जो सिस्टम कुदरत ने बनाया हुआ है, उसको ही बहाल करना है। उसमें नया कुछ नहीं करना, उसको छेड़छाड़ उससे साथ कम से कम करनी है। मतलब उतने ही खोदना है जितने में बीज डल जाए। बाकी जो भी जुताई वगैरह करनी है वो बिल्कुल ही उसकी जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, उनको ये अपना टीचा ये मिथ्या जाना चाहिए कि हम इतनी प्रोडक्शन इतने कम पैसों में करेंगे कि जो प्राकृतिक अनाज है या प्राकृतिक फूड है वो बिल्कुल गरीब तो गरीब आदमी तक पहुंचे। आजकल की जो प्राकृतिक खेती हो रही है वो सिर्फ अमीरों के लिए हो रही है, बहुत महंगी है कि जो ज्यादा पैसा खर्च कर देगा उसको वो प्राकृतिक प्रोडक्ट मिलेंगे। जब हम ये दावा कर रहे हैं कि हम लागत खर्चे कम करेंगे और प्रोडक्शन भी उनके बराबर या उनसे ज्यादा देंगे, फिर हमारा दायित्व मार्केट नहीं, फिर हम पाड़ेंगे कि यार मार्केट नहीं मिलती, मैं क्या करूं। जब उनसे सस्ता देंगे हम, फिर हमारे को मार्केट की क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ ना। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हमारे को उससे ज्यादा बचत हो और हम लोगों को सस्ता दें, फिर तो हमें मार्केट की जरूरत ही क्या है। इसमें काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि हमें कोऑपरेटिव तरीके से एक दूसरे का सहयोग लेना और देना पड़ेगा।
जितने भी हमारे खेती करने वाले लोग हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, इन सबको एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कोऑपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। और वो ये है कि हम गाँव में कोई ऐसी कोऑपरेटिव संस्था या जो है उसी को ठीक करें, या नहीं है तो नहीं बनाएं, जिससे जे हम इंस्ट्रूमेंट ऐसे कुछ लोग इकट्ठे होकर खरीद सकते हैं और वो ज़्यादा महंगे नहीं हैं। बेड प्लांटर अपने को एक दास का कहा था, बेड प्लांटर मतलब संगरिया में 1 लाख के एड़ पेड़ में बढ़ जाता है, और जो सिंगल वाला हाड़ा है वो 15, 18, 20 हज़ार में बन जाता है। और छोटा ट्रैक्टर हम कम पैसों में खरीद सकते हैं। और ऐसे तरीके से 1-2 जो कोई और इंस्ट्रूमेंट है, वो हाथ से चलने वाले भी हम वो छोटे छोटे आते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। और वो कोऑपरेटिव तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। और फिर हम अगर इसको बड़े पैमाने पर करना अब हमारा अगर करना चाहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं वो इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास आम लोगों को, गरीबों को बांटने के बाद बढ़ जाएगा तो बाहर भी दिया जा सकता है, वो फॉरेन मार्केट में भी बेचा जा सकता है। और उसके लिए एक बात हमें ये करनी चाहिए कि जब भी वोटां वाले लोग हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, तो जो हम खेती किसानी करते हैं वो यार ये जातवाद फलाना बात ये बात तो छोड़ दो कि हमारी जाति का बनेगा। अब तक बहुत साफ जातियों के बन के देख गए। पंजाब में यार सरदारों की सीएम बनता है और पंजाब में किसान सबसे ज्यादा कर जाइए, फिर वो सरदारी को क्या चाटेंगे उनकी वजह हमारे काम ही नहीं आता। जब क्योंकि ये समझो कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो नेता हैं, ये हमारे नहीं है, ये कारपोरेट के हैं। जब वो आते हैं तो कम से कम हम ये कहें कि खेती के लिए बताओ आप क्या दोगे और पशुपालन के लिए आप क्या दोगे। हमें नहीं बकात चाहिए आप बड़ा के हम ओवर ब्रिज बना दिया जी, हमने वो इतने इतने बड़े मार्ग बना दिए हमने, क्योंकि इन्होंने तो सब किसी की चीज का व्यापार ही बना दिया ना। सब चीज का व्यापार, धर्म का व्यापार बन गया कि सारे धर्मों को जोड़ देंगे जी, सड़कों से, रेलवे से, और फिर लोग घूमे, धार्मिक यात्रा करें और बिजनेस बन गया उनका। और फिर फॉरेस्ट टूरिज्म, हमारे हरमंदिर साहब लोग पहले जाते थे, अब कह रहे हैं कि वो एक उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। और टूरिस्ट प्लेस बना दिया तो जो बच्चे जाते हैं आजकल के मॉडर्न, वो यार ना सिर ढकते हैं ना पूरा अपना तन ढकते हैं, वहां उनके साथ झगड़ा होता है। फिर सरदारों की और उनकी वो मीडिया, देखो जी सरदार ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। यार जब आपने, मैं तो SGPC को, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसका दोषी मानता हूं कि जब टूरिज्म ही बना दिया यार, फिर आने दो, जैसे कोई ढके सर ना ढके, फिर आपकी धार्मिक आस्था कहाँ रही। जब धर्म का वो चीज ही आपने उड़ा दी और उसमें टूरिज्म ही ले आए, और फिर तो टूरिज्म ही ये होएगा। अब चलो हिमाचल टूरिज्म है जी पूरा, और सारा हिमाचल खोद दिया यार, बर्बाद कर दिया, और बड़े बड़े पहाड़ हैं वो ऐसे ही बैठ रहे हैं। इसलिए इको टूरिज्म, फॉरेस्ट का टूरिज्म, अब जे अभी जो फॉरेस्ट जे ला बना है ना, इसमें एक टूरिज्म आएगा कि वो गाड़ी पे बैठा के वो आपको जंगल में चक्कर लगाएंगे ताकि आप शेर को नजदीक से देख सके। जंगल सफारी यार नजदीक से थोड़ा देखने वाली चीज है बेचारा, वो तो डरता आपसे, भागता है कि ये खर खर करते कौन सी गाड़ी लेकर आ गए। मतलब इन्होंने सारा वो बना दिया। इसलिए हमें चाहिए कि उनको कहें कि आप पशुपालन के लिए, आप कृषि के लिए आपकी योजना क्या है। हमें नहीं चाहिए कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करें, नहीं, बताओ कि क्या कितना बजट दोगे हमें बजट चाहिए। हमें कोई MSP नहीं चाहिए ना, कोई MSP की जरूरत नहीं। अब ये बताओ कि पंजाब हरियाणा वालों को पहले कहते थे ये MSP लेते हैं जी, अब ये MP वालों से और छत्तीसगढ़ वालों को तो कह दिया बीजेपी ने कि 3100 रुपए पर क्विंटल जीरी खरीदेंगे, और पंजाब वालों से 2200 खरीदेंगे।
और उनको वो MSP भी नहीं 2200 वाली भी नहीं देनी, इनको 3100 देनी है। और हमारे प्रॉब्लम हमारी ये है कि बीजेपी को हमारे को वोट नहीं देता यार पंजाब में, शायद 3100 हमारी भी हो जाए, पर हमारे पंजाब में ये प्रॉब्लम है कि इनको क्योंकि ये किसान आंदोलन की वजह से इनको कोई पसंद ही नहीं करता, वोट देनी तो दूर की बात है। इसलिए बात दरअसल में ये है कि हमें बजट चाहिए ताकि हम अपने वो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिव तरीके से बना सकें। इसलिए मैं लास्ट में यही बात करना चाहता हूं कि कुछ बातें हमें क्लियर करनी पड़ेगी। एक तो कि हम खेती करनी है, जो वो हमारी मिट्टी को कैसे ठीक करना है, और जो हमने फसल बोनी है वो हमारे क्लाइमेट जोन के और मिट्टी की नेचर के मुताबिक कैसे बोनी है। और सरकार से हम ये मांगेंगे कि जहां का कोई क्लाइमेट जोन है उसी का जो PDS के जरिए जो 5 किलो चावल देते हैं पर आदमी, कि यार उन्हें जोधपुर वालों को ले चावल ही दे रहे हैं यार, जोधपुर वाले चावल खाने वाले नहीं खाते, तो यार पंजाब वाले नहीं जो पैदा करते हैं। हमारे घर में पूरी एक मन जीरी नहीं लगती 40 किलो एक साल में यार, क्यों? हमारे खाते ही नहीं कोई चावल। हमारे तो 10वीं को जिदे गुरुओं का देना उदे खीर बनती है, हूँ 12 महीने 12 बार खीर बनी, जा किसी रिश्तेदार आए तो खीर बनी, कितने के चावल खा लेंगे फिर? बाकी तो हम हमारा गेहूँ और मतलब बाजरा वगैरह ही खाते हैं। अगर बाजरी की आपने मार्केट बढ़ानी है तो हमें ये मांग करनी पड़ेगी। मक्की की मार्केट बनानी है तो मक्की वाले एरिया में मक्की दो, बाजरे वाले एरिया में बाजरा दो, और ज्वारी वाले एरिया में ज्वार दो, और गेहूं वाले एरिया में गेहूं दो। ये बात अगर हम कहेंगे, हम इनसे जब वो सुनेंगे होती जब ये वोट लेने आते, वैसे तो कोई इनके नजदीक नहीं फटकने देता यार, इतना इनके पास तामझाम होता है। उस समय जब ये हाथ जोड़ते हैं तो उस समय हम ये बातें इनसे करें कि बजट कितना दोगे, PDS में बोलो वो मतलब क्लाइमेट जोन के मुताबिक आप ये जोन मुताबिक बढ़ाओगे PDS, कि जहाँ तिलहन होता है वहाँ तिलहन मिलेगा, बाजरी होती है बाजरी मिलेगी, ये क्या करोगे क्या? ये बातें अगर हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या हम चाहते हैं कि बीजों पे कंपनियों का ही कब्जा हो और बीज पे किसान का मतलब वो अधिकार ना हो, हम हमारे अधिकार उनको देने जा रहे हैं। अब कहें कि क्यों संकर बीज की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है थोड़ी मोटी एक बार ले लो, बाद में अपना बीज बनाओ। अब जब हम खरीदेंगे नहीं यार अपने आप बंद कर देंगे वो। मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि संकर बीज बिल्कुल ही मत लगाओ, आपको कोई चीज लगती है कि यार बढ़िया है वो लगा लो, उसमें फिर अगली बार आप अपना खुद का बना लो। और जो इन्होंने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि दोबारा नहीं होएगा, वो बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अच्छा होगा, उससे भी बढ़िया अगर आपने सेलेक्ट करे अब भी तो उससे भी ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन होगी। सो प्राकृतिक खेती और जो रासायनिक खेती है इसके अंदर डिफरेंस है। और हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी बात रहेगी जी। कल वो सवाल आया था कि जो किसानों के साथ एक समस्या आती है कि जो एक तो मित्र कीट हो गए, मित्र कीट के अलावा या कोई और जानवर है जो किसान को डिस्टर्ब करते हैं, वो भी हाँ वो उस पर वो कर देता हूँ पक्षी। वो एक मिनट में पहले मैं लास्ट में एक बात ये करना चाहता हूँ कि देखो जो कारपोरेट सेक्टर है इसने इतना कोयला, इतना डीजल, इतना पेट्रोल, इतनी नेचुरल गैस जला दी है कि हमारा पूरे का पूरा जो धरती है वो गर्म हो गई है। पहले ये कह रहे थे 1.5 डिग्री से आगे गर्म नहीं होने देंगे, 1.5 डिग्री तो होगी। और उसी से ये जो विपताएं आ रही है ना कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अति वर्षा होगी, कहीं वर्षा हुई ही नहीं, मतलब ये जहां कोई ऐसे वायरस आ गए जैसे ये लंपी स्किन वायरस आया, शायद आपके एरिया में आया या नहीं आया, गाँवों में आया, और वो ये आया कोरोना तो पूरे दुनिया में आ गया। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा जो असर होगा वो खेती पे
और मानवता के स्वास्थ्य पे और पशु और जीव जंतु के स्वास्थ्य पे पड़ेगा सबसे पहले। इंडस्ट्रियल मशीन से बाद में पड़ेगा, कंप्यूटर से बाद में पड़ेगा। इसलिए अगर हमने अपने नेचर को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। और उसको सबसे पहला स्टेप भी उधर को बढ़ने के लिए, प्रकृति को सेव करने के लिए प्राकृतिक खेती ही है। और एक कल भी हमने जो डिस्कशन की थी, वहां एक बात ये आई थी कि जब हम, जैसे मैंने कह दिया कि मल्चिंग कर दो, तो मल्चिंग जब होती है तो जब चूहा भी आता है, फिर लोग चूहों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब मल्चिंग करेंगे तो चूहे आएंगे। तो चूहे का एक तो हमें नुकसान का तो पता है कि यार वो नुकसान कर देता है, चूहे का फायदे का नहीं हमें पता कि वो फायदा भी करता है। वो इतनी डूंगी जमीन खोद देता है और रिचार्ज करने लगा देता है पानी को, कि हमारे पास तो है अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट बंदे के पास तो नहीं है कि जो इतना गहरा वो मतलब हम चले जाए, जितना गहरा चूहा चला जाता है मिट्टी में, हेठली मिट्टी ऊपर ले आता है, कहीं मिनरल वाली मिट्टी ले आता है, वो जो पौधे की पहुंच में नहीं है वो मिट्टी बाहर ले आता है वो। इसलिए एक बात तो वो है कि उसके नुकसान ही ना देखो, फायदा भी देखो। दूसरी बात कि जब चूहा आएगा तो वहां चमगिद्दड़ भी आ जाएगा, अगर कोई बड़ा वृक्ष हुआ तो चमगिद्दड़ चूहे को खाता है। जब चूहा आएगा तो सांप भी आएगा, और चूहा आएगा तो नेवला भी आएगा, क्योंकि बंदा कोई भी चीज वहीं आएगी जहां उसकी खुराक है। इसलिए जो गलेरी को खाने वाले हैं ना, वो अगर थोड़ा देर ऐसे रहे, हम प्राकृतिक माहौल सारा बना दिया, तो गलेरी का भी बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चूहे हमने खत्म करने, या गलेरी को हम खत्म करना है, या कई थाई बंदर आ गए हैं कि बंदर को हमने खत्म ही कर देना, कई था सूर आ गए हैं कि सूर को खत्म करना। मतलब ये सारों का बैलेंस करना जरूरी है। और ये जरूरी है कि जैसे इन्होंने क्या किया हुआ ना, एक मित्र कीट एक दुश्मन कीट, जो हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, कोई कीट मित्र नहीं होता, कोई कीट दुश्मन नहीं होता। इन्होंने मित्र और दुश्मन की क्या परिभाषा बनाई है? इन्होंने बनाई है कि जो फसल को काटता है वो दुश्मन, जो कीट को खाता है वो मित्र। कई बार पहली गल तो ये है कि जो मित्र कीट क्यों आएगा, जहां फसल को काटने वाले कीट ही नहीं होंगे, वो क्या करने आएगा? वो टूरिज्म करने आएगा वहां। कई बार क्रॉप खुद लोकेशन बुलाती है उस कीट को कि मेरे को खा। क्यों बुलाती है वो? कि वो कई बार हम संघनी फसल बीज देते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे के पत्तों पे धूप नहीं जाती। वो कहता है कि मेरे को पत्ते को इसको खा, ताकि उसके अंदर से धूप निचले पत्ते से भी जाए, वो अपनी पूरी खुराक बना सके। ये कुदरत का एक निजाम है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम उस कुदरत के सिस्टम को समझ लेंगे ना, तो कुदरत बहुत बड़ी चीज है। हमारी साइंस उतनी बड़ी नहीं है जितनी कुदरत बड़ी है। इसलिए इन बातों को अगर हम समझ लेंगे तो प्राकृतिक खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमें सबको जोर लगाना चाहिए कि ट्रायल के रूप में पहला सब आप बैठ के पे खेती करना लगाओ। जिसके पास ज्यादा जमीन हो 1 बीघा से शुरू करो, जिसके पास कम है वो कम से कम 2 बेड 3 बेड या थोड़ा ट्रायल ही कर लो। आलू ही लगा लो 1 बेड पे, जैसे ये 3 फुट का बेड है। आलू लगाना कैसे है? आलू इस पे ऐसे ही रखना है, ऊपर जमीन में नहीं उसको लगाना। इसको ऊपर रख के और इसको मल्चिंग कर देना है और खाली में पानी दे देना है। अपने आप आलू आएंगे, बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद आलू, जो आलू लगता है ना, फाड़ा आलू का, वो नंगा नहीं होना, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर वो हवा लग जाए उसको, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। दूसरा उसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसको धूप नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। उसके मल्चिंग आप इतनी कर दो
और वो जब आलू पक जाएगा मल्चिंग पासे करते जाना और आलू इकट्ठे करते जाना। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं कि आप खोदो फिर वो थल्ले से आलू निकालो मिट्टी में से, किसी की ज़रूरत नहीं। और आपका कितना खर्चा कम हो जाएगा अगर ऐसे करोगे आप। इसलिए हमारे दो ही काम हैं कि हमने खर्चा कैसे कम करना है, अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है, और प्रकृति को कैसे हमने बचाना है। अगर ये सब चीज़ें मिलके क्या काम करेगी कि कारपोरेट की दुकानदारी हम खत्म कर देंगे। पराली पर और बता दो जी, एक मिनट पराली पर और बोल दो। पराली जैसे हम जाते हैं ना गाँव में, तो ये समस्या आती है, बोले कि तो पराली चढ़ती है, हरियाणा पंजाब लगता है तो तुम कुछ नहीं बोलते।